बिकॉज मेरा चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन. इन दैट चैप्टर फोर्स एंड मोमेंटम वाज द बेसिक टर्म्स जिन पे सब कुछ मेरे चैप्टर में डिपेंडेंट है. अब मुझे क्या स्टार्ट करना है? लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने हैं. मुझे क्या स्टार्ट करना है? लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने. न्यूटन के 3 लॉज हैं, सबको मालूम है 9th क्लास से हमें. लेकिन इन लॉ को मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए पहले फोर्स और मोमेंटम को पढ़ना था, तो विच आई डिड इन द लास्ट लेक्चर. तो आज मैं आपके स्टार्ट करूंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. राइट, फर्स्ट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. Newton's first law of motion. In 9th class, it has been taught to me, मेरे टीचर ने मुझे ये पढ़ाया था, that a body at rest remains at rest and a body in uniform motion along a straight line remain in motion if no external force is applied. So what was that law? A body at rest remains at rest and a body in motion along a straight line, body in uniform motion along a straight line remains in motion if no external force is applied. If no external force is applied. अब इसमें दो पार्ट है बच्चों. A body at rest remains at rest. तो फॉर एग्जाम्पल बेस्ट सब मतलब इन एवरी बुक ऑलमोस्ट सेम एग्जाम्पल है. A book lying on the table remains on the table if no force is applied, if no external force is applied on it. जब तक हम इसको नहीं छेड़ेंगे applied on it, it will remain over there, वहीं रहेगी. अब जो सेकंड पार्ट है ये थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब करता है भाई, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है सेकंड पार्ट, क्योंकि मुझे तो नजर आ रहा है कोई भी चीज ऐसे जा रही है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर ट्रेवलिंग सर्टेन डिस्टेंस वो रुक जाती है. तो सेकंड पार्ट मुझे डिस्टर्ब करता है, लेकिन इसको भी कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड करने की. सपोज कर लीजिए मेरा एक घर है, उस घर में एक बहुत बड़ा आंगन है, उस आंगन में घास फूस लगा हुआ है. मैंने एक बॉल ली, उसको ऐसे फेंका, आफ्टर ट्रेवलिंग सपोज 10 मीटर, तो मैं यहां दिखा देता हूं ये घास फूस लगा हुआ मेरे आंगन के अंदर, ये घास फूस लगा हुआ, दिस इज माई आंगन. ठीक है बच्चों, ये जो बॉल मैंने यहां से थ्रो की थी, आफ्टर ट्रेवलिंग 10 मीटर वो रुक गई है, बॉल यहां के रुक गई है. इज इट क्लियर? तो मुझे लग रहा है कि मेरा पार्ट तो ये मतलब बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, तो मुझे तो ये डिस्टर्ब करता है ये कैसे रुक गई. फिर मैंने क्या किया, गार्डनर मींस माली को बुलाया, मैंने कहा ये सारी घास काट दो. उसने ये सारी घास काट दी. राइट, मैंने फिर वही बॉल थ्रो की, अब वो 15 मीटर चल के रुक गई बॉल, डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया उसका. फिर मैंने क्या किया, मैसन को बुलाया, उसको बोला भी ऐसा करिए घास सारी निकाल दे और यहां पर ब्रिक्स लगा दे. उसने ब्रिक्स लगा दी, ये ब्रिक्स लगा दी उसने सारी. अब ठीक है बच्चा जी, मैंने फिर बॉल को थ्रो किया, वो 20 मीटर चल के रुक गई. मैंने फिर नेक्स्ट डे फिर मैसन को बुलाया, ऐसे कर इनके ऊपर एक सीमेंट की लेयर डिपॉजिट कर दे ईंट ब्रिक्स के ऊपर. उसने इसको और स्मूथ कर दिया, तो मेरी ये वो 25 मीटर चल पड़ी. अब ये मैंने फिर मैसन को बुलाया, ऐसा कर तो ये फ्लोरिंग उतार दे सीमेंट वाली, यहां पे मार्बल फ्लोरिंग डाल दे, उसकी पॉलिशिंग कर दे. मेरी बॉल कहां गई, 30 मीटर तक गई. फिर मैंने मैसन को बुलाया, ऐसा कर ये चिप्स उतार के ग्रेनाइट लगा दे सारे के ऊपर, मार्बल लगा के उस पर ग्रेनाइट पॉलिश कर दे. वो 40 वो चली गई बॉल, मेरी 40 तक चली गई. सो इन एवरी स्टेज व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस फ्रिक्शन. In every stage I am trying to reduce friction. So what I can use over here,
सेकेंड थिंग, ये फर्स्ट एग्जांपल है, ए बॉडी इन मोशन, इफ ऑल साइन ऑफ रेजिस्टेंस डिसअपियर, इफ ऑल साइन ऑफ रेजिस्टेंस डिसअपियर, अगर ये सिचुएशन मेरे पास आ जाए, देन ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line will continue its motion if no external force is applied. तो बेसिकली क्या थी, यहां पर ये जो रेजिस्टेंस फोर्स थी वो मेरी एक्सटर्नल फोर्स का ही काम कर रही थी बेसिकली पहले, तो मैं इसको हटा रहा हूं हर स्टेज में। तो पहले मैंने कहा 10, घास कटवाया 15, ईंटें लगवा दी 20, सीमेंट लेयर 25, चिप्स डलवा दिया 30, ग्रेनाइट 40। तो एवरी स्टेज में मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्सटर्नल फोर्स को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने बोला है इफ ऑल साइन ऑफ रेजिस्टेंस डिसअपियर देन ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन विल कंटिन्यू इट्स मोशन। तो बेटा फर्स्ट लॉ क्लियर हो रहा है। अब फर्स्ट लॉ से एक और चीज मुझे समझ आई है कि बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती। बॉडी जो है, क्या चीज मुझे समझ आई है, बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती। यहां पर आर यू गेटिंग इट? बॉडी अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती यहां पर। तो इसका मतलब ये हो गया, ये बॉडी की इनएबिलिटी हो गई है। तो मैं इसी को थोड़ा सा और आगे वो कर लेता हूं, एक्सटेंड कर लेता हूं इसी चीज को आपकी। हाँ जी बच्चों देख लो, ये अगर आपने कॉपी करना है यू कैन पेन डाउन इट, मैं रब कर रहा हूं। सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ आई कैन कंक्लूड दैट ए बॉडी इज इनकैपेबल और अनेबल टू चेंज इट स्टेट बाय इटसेल्फ, चाहे वो मोशन की है चाहे वो रेस्ट की है। The inability of a body to change its state, ब्रैकेट में रेस्ट ऑब्लिक मोशन, ऑब्लिक डायरेक्शन भी आएगी, वो भी स्टेट ही है, डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, by itself is known as inertia, so it means मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकता हूं। यही मतलब निकल गया यहां से। इट मींस दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन आल्सो बी कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये फिर मेरे पास अलग अलग है। अगर रेस्ट की बात करोगे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट बन जाएगी, अगर मोशन की बात करोगे इनर्शिया ऑफ मोशन बन जाएगी, अगर डायरेक्शन की बात करोगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बन जाएगी। तो मेरे पास 3 लॉ है भाई। कौन कौन से? ये फर्स्ट लॉ से ही निकाल लिया मैंने। तो फर्स्ट क्या है मेरे पास? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी to change its state of rest by itself is known as inertia of rest, right बच्चों? The inability of a body to change its state of rest by itself is known as inertia of rest. मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं इसके। सपोज कर लीजिए आप बैठे हो बस के अंदर, आप बस में ऐसे आराम से बैठे हुए थे। व्हाट हैपेंड? ड्राइवर आया बस का, ड्राइवर वाज इन ए हरी, फटाफट स्टार्ट किया, ग्रे लगा, धक से चला दी। तो वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड। व्हाई? विद द स्टार्टिंग ऑफ बस जो मेरा लोअर पार्ट है बॉडी का वो सीट के साथ चिपका पड़ा है, दैट कम्स इन मोशन, बट अपर पार्ट ट्राइज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। मैं पीछे को गिरता हूं। घर में अब तो चलो
वैक्यूम क्लीनर आ गए हैं, पहले घरों में वैक्यूम क्लीनर नहीं होते थे। अब और नॉर्मली घरों में हम लोग क्या करते थे, फर्श होते थे सिंपल। तो जो बड़े घर हुआ करते थे, मीन्स जो यू कैन से वेल टू डू फैमिलीज हैं, उनके ड्राइंग रूम में कारपेट बिछा होता था, उसको दरी भी बोल देते थे हम लोग। उस कारपेट पे विद पैसेज ऑफ टाइम लोग अंदर आएंगे जाएंगे तो उसमें डस्ट जमा हो जाती थी, उसको फिर छत पर लेकर जाया करते थे, छत के ऊपर ले जाके एक दीवार पे उसको टांग दिया करते थे और डंडे से उसको हिट किया करते थे। तो व्हेन द दरी वाज बिटन विद स्टिक, अगर उसे स्टिक करते थे तो दरी हिलती थी, द दरी कम्स इन मोशन। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल थे दे ट्राइज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, वो सारे वहां से क्या हो जाते थे, डिटैच हुआ करते थे। तो मैंने पहला एग्जांपल क्या दिया है कि व्हेन ए पर्सन सिटिंग इन अ बस एंड द बस स्टार्ट्स सडनली, द पैसेंजर या जो पर्सन हैं टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड बिकॉज लोअर पार्ट मोशन में आ गया, अपर पार्ट जो है दैट ट्राइज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पीछे वो गिरने की कोशिश करेगा। सेकंड मैंने कहा है कि अगर मेरे घर में दरी है या कारपेट है, मैं उसको दीवार पे जाके उसको हैंग कर दूंगा, ऊपर दीवार पे डाल दिया, आधा वो लटका हुआ नीचे, उसको डंडे से अगर आप स्टिक करोगे तो वो मोशन के अंदर आ जाएगा। जैसी कारपेट की बॉडी मोशन में आएगी, जो डस्ट पार्टिकल हैं दे ट्राइज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, वो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। आप पेड़ की टहनियां हिलाओ, फल नीचे गिरते हैं। अगेन जो व्हेन यू मतलब यू कैन से शेक द ब्रांचेस, तो ब्रांचेस कम्स इन मोशन, जो फ्रूट्स हैं दे ट्राइज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, गेट डिटैच्ड एंड फेल डाउन। तो ये सारे एग्जांपल आपके इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आ जाएंगे। सेकंड, इनर्शिया ऑफ मोशन भी होता है भाई मेरे पास। द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी to change its state of motion, state of motion state of uniform motion, state of uniform motion along a straight line by itself is known as inertia of motion, is known as inertia of, इसको मोशन बोल देंगे। अब सपोज कर लीजिए आप बस में जा रहे हो, बस चल रही है और आप ऐसे खड़े हो पकड़ के बस को, और रास्ते में क्या हुआ, आपने जैसे हाथ छोड़ दिया 1 मिनट के लिए, ऐसे सिंपल खड़े हो गए आप, क्योंकि बस चल रही है, यू आर कंफर्टेबल, ऐसे खड़े हो बस के अंदर। बस ने सडनली ब्रेक अप्लाई, यू टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड। व्हाई? जैसी ब्रेक लगी, जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है दैट कम्स इन रेस्ट, कम इन द स्टेट या कम्स टू स्टॉप, जैसी ब्रेक लगेगी, बट अपर पार्ट ट्राइज टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। कई दफे जब हम चलती हुई बस से या ट्रेन से नीचे उतरते हैं तो हम जो है वी टेंड्स टू फॉल फॉरवर्ड। क्यों? जैसे ही मैं नीचे छलांग लगाऊंगा तो मेरे पैर तो रेस्ट पे आ जाएंगे, मेरी जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है दैट ट्राइज टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। तो ये एडवाइस किया जाता है कि अगर आपने चलती ट्रेन, वैसे तो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू जंप फ्रॉम ए मूविंग ट्रेन, लेकिन चलो आपको बहुत जल्दी है, अगर आपने जंप लगाया बाहर में तो आपको कुछ टाइम उसके साथ साथ आगे भागना पड़ेगा टू सेव दैट, यू कैन से आप गिर ना जाओ, टू प्रिवेंट दैट। ऐसे ही जब आप क्या करते हो, आपने लॉन्ग जंप लगाना, कुछ पहले थोड़ा सा भागते फिर लॉन्ग जंप लगाते हो, बिकॉज अगर आप थोड़ी देर भाग लेते हो पहले, तो वो जो एट द टाइम ऑफ जंप जो वेलोसिटी आपने अटेन की है भाग के, दैट एडेड टू द वेलोसिटी ऑफ जंप, तो जंप आपका क्या हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा। दिस इज योर इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड आपके पास है बच्चा जी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी है एक मेरे पास। क्या चीज है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी है। वो क्या है बच्चों, वो भी देख लेते हैं। inertia of direction, inertia of direction, the inability of a body to change its direction of motion by itself is known as inertia of direction. Inertia of
डायरेक्शन। अब आप जब साइकिल चलाते हो बच्चों, सपोज कर लो आपकी साइकिल जो है वो आ गई है कीचड़ वाले रास्ते से निकली है बीच में, तो सारा यहाँ पे कीचड़ चिपक जाएगा, तो दैट फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ओवर हेयर। और आप जब इस पे बैठते हो आपका ये सारा पीछे वाला पोर्शन मीन्स शर्ट गंदी हो जाएगी। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक मड गार्ड लगा देते हैं जिसका नाम है मड गार्ड। क्या नाम है इसका? मड गार्ड। लेकिन हम बोलते हैं इसको रफ लैंग्वेज में मडगार्ड है, वो चलो हमारी अपनी भाषा है, लेकिन इट इज मड गार्ड। इन द सेम वे आप सपोज खड़े हो, बारिश हो रही है, ये आपने छाता लिया हुआ है और बारिश हो रही है, आप ये द रेन इज, जो छाता है दैट इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द रेन। तो क्या कभी ऐसा हुआ है रेन ड्रॉप्स ऐसे आई और ऐसे जाके आपके ऊपर गिर गई हो? नो, बिकॉज द रेन ड्रॉप कैन नॉट चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक हो गया बच्चों? ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो रही है इतनी? बात क्लियर हो रही है बच्चों इतनी आपको? ठीक है ना? तो क्या बोलते हैं इसको? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं इसको। तो मैंने क्या कहा आपको कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है आपके पास, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, a body at rest remains at rest and a body in motion remains in motion until and unless no external force is applied on it। कि जब तक कोई फोर्स न लगाएंगे बॉडी आपकी रेस्ट रहेगी। और मैंने फिर वहीं से आपके क्या किए, इनर्शिया ऑफ जो आपके जो बॉडी एट रेस्ट और मोशन में थी, मैंने कहा फिर ये बॉडी की एक इनएबिलिटी हो गई है, तो मैंने इसको इस टर्म में भी डिफाइन किया है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की फॉर्म में मैंने इसको डिफाइन किया है। तो ये सब आपका फर्स्ट लॉ है। इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको? ये देख लो बच्चों आप आराम से, पहले इसमें भी डाउट हो तो हमने क्या किया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किया है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसको देखते हैं। इसका मतलब ये हो गया, फर्स्ट लॉ से मुझे ये पता लग गया, फोर्स जो है, फर्स्ट लॉ से क्या पता लगा मुझे, फोर्स इज एन एजेंट कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ बॉडी। अब स्टेट कौन सी हो सकती है? वो रेस्ट की भी हो सकती है स्टेट ऑफ बॉडी। वो स्टेट मीन्स आपकी बॉडी को रेस्ट से भी चेंज कर सकती है, वो मोशन से भी चेंज कर सकती है, और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। अब ये जो सेकंड पार्ट क्या है, ये सिर्फ एक क्वालिटेटिव लॉ है। क्वालिटेटिव जो फर्स्ट लॉ है दैट इज क्वालिटेटिव, इट इज क्वालिटेटिव लॉ, इट इज क्वालिटेटिव लॉ ओनली। मतलब सिर्फ ये बताएगा कि अगर फोर्स लगाओगे तो डायरेक्शन चेंज होगी या बॉडी में मोशन आ जाएगी, कितनी मोशन आएगी ये नहीं बताएगा, नॉट क्वांटिटेटिव। इट इज ओनली, या इट इज क्वालिटेटिव लॉ, ये लगा सकते हो, इट इज क्वालिटेटिव लॉ। ठीक है बच्चों? नॉट द क्वांटिटेटिव, नॉट द क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी वाइज नहीं बताएगा, क्वांटिटेटिव कि भी कितनी मोशन आएगी ये तो बता रहा है। वो अगर फोर्स लगाऊंगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, या उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाएगी, या उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी, बट नॉट गिविंग एनी आइडिया कि वो किस अमाउंट में चेंज होगी, वो मुझे पता लगेगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है बच्चों? तो क्लियर हो गया आपके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसको रब कर देते हैं। तो मैंने क्या कहा है कि फर्स्ट लॉ से मेरे पास यही कह सकते हो आप, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट लॉ, ऐसे भी कर सकते हो इसको आप, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट लॉ, कि फर्स्ट लॉ से मैंने क्या कंक्लूजन निकाला, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट लॉ। और कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट लॉ ये भी कह सकते हो, फोर्स इज एन एजेंट कैपेबल ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ बॉडी। सेकंड, इट इज क्वालिटेटिव लॉ नॉट द क्वांटिटेटिव, मींस ये बताएगा भी चेंज हो रही है, कितने अमाउंट से चेंज होगी, कितनी चेंज होगी ये नहीं बताएगा। चलो जी, नेक्स्ट है मेरे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जहां वो क्वांटिटेटिव बात करेंगे भैया। नेक्स्ट इज मेरे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्या? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। राइट बच्चों जी? नेक्स्ट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हाँ जी बच्चों, क्या कहता है लॉ ये? इट स्टेट्स दैट time rate of change of momentum of a body, time rate of change of momentum of a body, change of momentum of a body is directly proportional to sorry, is directly proportional to
is directly proportional to applied force and changes takes place in the direction of application of force, right बच्चों? What I'm saying, it states that time rate of change of momentum of a body is directly proportional to applied force and changes takes place in the direction of application of force. Means F proportional to dp by dt, वेक्टर क्वांटिटी बेटा मोमेंटम फोर्स दोनों ही, और F is equal to some constant into dp by dt, where k is constant of proportionality, and have value and having value 1 in absolute system. हाँ जी, ये मैंने क्या लिखा है? अगर आपको अपना शुरू में जब मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन का चैप्टर किया था, जब मैंने वहां पर सिस्टम ऑफ यूनिट को इंट्रोड्यूस किया था, वहां अगर आपको याद हो मैंने एक बात कही थी कि मेरे पास पहले एक एमकेएस सिस्टम है, फिर मेरे पास शुरू में सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस सिस्टम थे, फिर मैंने कहा था कि एफपीएस सिस्टम ऑब्सोलीट हो चुका है, अब सिर्फ सीजीएस और एमकेएस सिस्टम यूज करते हैं। सीजीएस सिस्टम में वैल्यूज बहुत बड़ी आती हैं, तो हमने फिर एमकेएस सिस्टम बनाया। एमकेएस सिस्टम की दिक्कत क्या थी? मैकेनिक्स में वो वेल चलता, बहुत बढ़िया चलता है, लेकिन जैसे ही आप नॉन मैकेनिकल क्वांटिटीज की बात करते हो वहां फिर दिक्कत आती है। जैसे आप सपोज एनर्जी की बात करनी है, मैकेनिकल एनर्जी के यूनिट्स तो जूल हैं, हीट एनर्जी के यूनिट्स कैलोरीज हैं, लाइट एनर्जी के यूनिट्स कैंडेला हैं, तो अलग अलग सिस्टम के अलग अलग यूनिट्स थे। तो मैंने कहा था फिर हमने एक ऐसा ही सिस्टम बनाया विच इज अ स्टैंडर्ड सिस्टम, विच इज एब्सोल्यूट सिस्टम, जिसमें एक ही वैल्यू आएगी। मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो इसलिए यहां पर जो k की वैल्यू 1 आ रही है ये सिर्फ एब्सोल्यूट सिस्टम में है। अभी मैं यहां पर सारे सिस्टम करूंगा, एब्सोल्यूट भी करूंगा और ग्रेविटेशनल भी करूंगा, लेकिन जो ये k की वैल्यू 1 है ये एब्सोल्यूट सिस्टम के अंदर है। इज इट क्लियर बच्चों? चलें आगे। और इसको मैथमेटिक्स को सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, इसको मैं अभी फर्दर ऊपर कर ताकि यहां कर सकता हूं मैं। और F इज इक्वल टू K1 बन गया बच्चों, D बाई डी टी ऑफ क्या बन जाएगा? वो MV बन जाएगा बच्चों, M बाहर आ जाएगा, dV बाई dt बन जाएगा। dV बाई क्या होता है? A एक्सेलरेशन होता है, और F इज इक्वल टू M इंटू A। ये शेप हम पढ़कर आए हैं 9th क्लास के अंदर। 9th क्लास में मैंने ये कहा था फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मैंने क्या कहा था? फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो सेकंड लॉ अब ये बताएगा कितना एक्सेलरेशन आया, ये बताएगा बॉडी के अंदर। अगर मुझे बॉडी का मास मालूम है, फोर्स मैंने अप्लाई की है, तो कितना एक्सेलरेशन। फर्स्ट लॉ में मुझे ये नहीं पता लग रहा था, तो सेकंड लॉ इज योर क्वांटिटेटिव लॉ। ठीक है बच्चों, चलें आगे। अब मुझे थोड़ा सा इसमें सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करनी है, बिकॉज ये जो फोर्स है, अभी मैंने एक पूरा लेक्चर लगाया आपका पिछले वाला, फोर्स और मोमेंटम को क्लियरली यू कैन से प्रिसाइजली डिफाइन करने के लिए, तो मुझे फिर फोर्स के यूनिट्स भी ढंग से पता होने चाहिए। मुझे फोर्स के यूनिट्स भी ढंग से पता होने चाहिए। देख लो बच्चों, चलें आगे। अब मैं बात कर रहा हूं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात कर रहा हूं, रब कर रहा हूं बेटा मैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सॉरी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मेरे पास दो सिस्टम ऑफ यूनिट हैं, एक एब्सोल्यूट है और एक मेरे पास ग्रेविटेशनल है। एब्सोल्यूट में दो यूनिट्स हैं मेरे पास फर्दर। सीजीएस सिस्टम में डाइन है फोर्स के यूनिट, और एमकेएस में क्या है? न्यूटन है।
ग्रेविटेशन में अगेन सीजीएस में क्या है, ग्राम वेट है, और एमकेएस में क्या है बच्चों, केजी वेट है। इन चारों को डिफाइन करना है मुझे, और इन चारों के आपस में रिलेशन भी निकालने हैं मुझे, क्योंकि जो सिस्टम मैं आज यहां पढ़ दूंगा मुझे थ्रू आउट फिजिक्स में अप्लाई करना है, फिर मतलब आगे जाके बहुत यूज करते हैं इसको। फर्स्ट डाइन, द फोर्स इज सेड टू बी ऑफ 1 dyne if it can produce an acceleration of 1 centimeter per second square in a body of mass 1 gram। राइट, मैंने क्या कहा, F बराबर m इंटू ए होता है, सब कुछ पुट कर देते हैं, तो 1 dyne बराबर है 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 dyne इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं भाई सेकेंड 1 न्यूटन। अब द फोर्स इज सेड टू बी ऑफ 1 न्यूटन, द फोर्स इज सेड टू बी ऑफ 1 न्यूटन if it can produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass, हाँ जी आज हो जाएगा 1 kg। तो व्हाट इज अगेन, F इज इक्वल टू m इंटू ए, सो 1 न्यूटन बराबर है 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है भाई, वो हम यहां कर सकते हैं। तो दो तो मैंने कर ली है, इसलिए अब मैं इसको रब कर सकता हूं। आगे तो नाम ही याद रखना है मुझे बस। लो जी अभी मैंने रख दिया है ताकि अब यूज कर सके इसको। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, वो रिलेशन क्या बन जाएगा भाई, व्हाट इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -2 कर दो या पर कर दो, बात नहीं, पर सेकेंड स्क्वायर कर देते हैं। तो 1000 ग्राम होते हैं बच्चों, 100 सेंटीमीटर होते हैं बच्चों पर सेकेंड स्क्वायर। ये बन गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक कर लो, इसकी वैल्यू डाइन है, तो 1 न्यूटन बराबर है 10⁵ डाइन आ गया। 1 न्यूटन बराबर है 10⁵ डाइन आ गया। चेक कर लो बच्चों। अब मुझे ये वाले करने हैं, ग्रेविटेशनल सिस्टम करना है। ठीक है बच्चों, देख लो, ठीक हो गया। चलें आगे। अब मैं इन्हीं को चेंज कर देता हूं। 1 ग्राम वेट, द फोर्स इज सेड टू बी ऑफ 1 ग्राम वेट इफ इट कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ, अभी तो कितना था, 1 था ना, अब ये जो एक्सेलरेशन वो स्मॉल जी के बराबर होना चाहिए। जी के लिए कितनी होती है, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। तो यहां पर ये फिर 980 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा, वैल्यू कितनी है इसकी, 1 ग्राम वेट है बच्चों। तो 1 ग्राम वेट बराबर है 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक बन गया। अब देखो ये क्या है, ये डाइन की वैल्यू है, अभी पीछे करके रखा हूं। तो 1 ग्राम वेट बराबर है 980 डाइन आ जाएगा बच्चों। चेक कर लो, मैंने क्या कहा, 1 ग्राम वेट, द फोर्स इज सेड टू बी ऑफ 1 ग्राम वेट इफ इट कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 980
सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। तो मैंने कहा F बराबर m इंटू ए है। अब वैल्यू पुट कर दो, 1 ग्राम वेट बराबर है 1 ग्राम इंटू 980 सेंटीमीटर। तो 1 ग्राम वेट बराबर है 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू 9 है तो 989 आ गया। नेक्स्ट 1 kg वेट कर देते हैं। द फोर्स इज सेड टू बी ऑफ 1 kg वेट इफ इट कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8, क्योंकि उसी g की वैल्यू 9.8 होती है m के सिस्टम में। कितनी होती है? 9.8। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। तो व्हाट इज 1 kg वेट बराबर है 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सॉल्व करके बन जाएगा ये 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां से क्या आ जाएगा? 1 kg वेट इज इक्वल टू, ये डाइन है, ये न्यूटन है बच्चा जी, अभी करा ऊपर मैंने, तो ये 9.8 न्यूटन आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब मुझे इसमें और इसमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन kg वेट एंड ग्राम वेट। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन kg वेट एंड ग्राम वेट। ये सारे मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करने पड़ते हैं न्यूमेरिकल में ये। अब देखो जी, 1 kg वेट आपने कहा है 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने कहा 9.8 इंटू 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस 100 को इससे मिला रहा हूं तो ये बन जाएंगे 980, ठीक है जी, इंटू 1000 इंटू ग्राम, सॉरी हाँ ठीक है सॉरी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये 980 और ये मिला के तो बन जाते हैं ग्राम वेट। तो व्हाट इज 1 kg वेट इज इक्वल टू 1000 ग्राम वेट। और अगर हम नाम से ही चेक करें, सिर्फ वेट तो दोनों तरफ लगा हुआ है, सिर्फ kg के ग्राम ही बनाने थे तो वो 1000 ही बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने डिटेल में आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स किए हैं। तो मैंने कहा मेरे पास 2 सिस्टम ऑफ यूनिट है, एक मेरे पास एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट है और दूसरा मेरे पास ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अगर मैं एब्सोल्यूट की बात करूं तो एब्सोल्यूट में मेरे पास 2 हैं, सीजीएस और एमकेएस। सीजीएस में मेरे पास फोर्स की वैल्यू डाइन में है, एमकेएस में फोर्स की वैल्यू किसमें? न्यूटन में है। अगर मैं ग्रेविटेशनल सिस्टम की बात करता हूं तो मेरे पास अगेन वो 2 हैं बच्चों जी, एक ग्राम वेट है और एक kg वेट है। अगर मैं ग्राम वेट की बात करता हूं तो ग्राम वेट के अंदर कितनी आ रही है वैल्यू? 9.980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 980 डाइन वैल्यू आ रही है। अगर मैं किलोग्राम वेट की बात करता हूं तो वैल्यू कितनी आ रही है? 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 न्यूटन की बात कर रहा हूं मैं। इन दोनों को रिलेट किया, ये दोनों में रिलेशन आ गया। कोई डाउट हो बच्चों यहां तक? कोई डाउट हो बच्चों? अब सेकंड लॉ के मुझे कॉन्सिक्वेंसेस करने के, यहां से क्या निकाला मैंने सेकंड लॉ से? लो बच्चों जी, सेकंड लॉ के कॉन्सिक्वेंसेस देखो आप, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेकंड लॉ। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेकंड लॉ। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेकंड लॉ। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेकंड लॉ। हाँ जी बच्चों, पहले तो ये हो गया कि भाई अगर मेरे पास कोई फोर्स नहीं चाहिए, किस लिए? फर्स्ट लॉ में क्या था? ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी along a straight line with uniform velocity। क्योंकि जब तक वेलोसिटी यूनिफॉर्म है कोई एक्सलरेशन नहीं है, और अगर कोई एक्सलरेशन नहीं है तो मुझे फोर्स नहीं चाहिए भाई, आपकी कोई फोर्स नहीं चाहिए मेरे को। सो नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी
along a straight line with uniform velocity। मुझे कोई फोर्स नहीं चाहिए भाई, देख लो डाउट है उसके अंदर, यही तो मेरा फर्स्ट लॉ था बच्चों। हाँ जी बच्चों, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी along a straight line with uniform velocity, no force is required। चेक कर लो इसको। नंबर 2, अगर कहीं मैंने फोर्स लगाई है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मेजर्ड एज, कैसे मेजर करेंगे, तो वहां पर वेलोसिटी चेंज करेगी, मेजर्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ dv by dt, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी मींस dv by dt, तो जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड। वेलोसिटी चेंज करेगी तो मुझे फोर्स चाहिए, और वो कैसे मेजर होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मेजर्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और यू कैन यूज द वर्ड टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक ही बात है मेरा बच्चों जी, ठीक है जी। नंबर 3, इन दोनों से क्या निकला, एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू फोर्स। एक्सेलरेटेड मोशन is always due to application of force। ये मतलब निकल गया, क्योंकि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन है, और आपने क्या कहा है, अगर एक्सेलरेशन है तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी होगा वहां पर, मींस एक्सेलरेटेड मोशन इज ऑलवेज ड्यू टू फोर्स। अब ये जो आपके पास यू कैन से एक्सेलरेशन है, वो कैसे कैसे हो सकता है। मे बी फर्स्ट सिचुएशन में आपको बता रहा हूं कि मान लो मेरे पास एक बॉडी है, आपने ऐसे रखी हुई है, मैंने फोर्स या तो इस डायरेक्शन में लगाई या इस डायरेक्शन में लगाई, ठीक है जी। सेकंड थिंग, ये आपकी मैंने बना लिया है, ये सरफेस है। सेकंड आपकी ये बॉडी है, मैंने फोर्स लगाई है इसको बिल्कुल नॉर्मल, और थर्ड है मैंने फोर्स लगाई है ऑब्लिक डायरेक्शन में। 3 सिचुएशन हो सकते हैं भाई, आप फोर्स ऐसे लगा सकते हो, फोर्स ऐसे और ऐसे। अगर ये थर्ड सिचुएशन है तो ध्यान से देखना, इसके 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये वाला और एक कंपोनेंट ये वाला। इट मींस ये एक सिचुएशन है, ये एक सिचुएशन है, इसमें पहले वाली दोनों सिचुएशन आ रही है इसके अंदर, ध्यान से देखो, पहले वाली दोनों सिचुएशन आ रही है इसके अंदर। फर्स्ट केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मींस स्पीड चेंजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, नो डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। सेकंड केस में वी पार्ट, ओनली डायरेक्शन चेंजेस। अभी सारे बता रहा हूं क्या है ये। सी पार्ट, मैग्नीट्यूड एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड as well as direction both changes, magnitude as direction both changes। हाँ जी बच्चों, यहीं से तो मैंने फोर्स को स्टार्ट किया था आपकी, अगर आपको याद हो तो, कि अगर ये इन द डायरेक्शन या अपोजिट हो तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की वैल्यू को चेंज करेगा, सिर्फ मींस मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। अगर नॉर्मल लगाओगे तो ये सर्कल में मूव करेगा, अगर ऐसे लगाओगे तो कहां मूव करेगा, पैराबोला पे मूव करेगा, या हाइपरबोला में मूव करेगा, या एलिप्स में मूव करेगा। वही बातें जो शुरू में बताई थी फिर यूज कर ली मैंने, देख लो बच्चों। ठीक है जी। तो फर्स्ट केस में क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है, इसमें नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ओनली डायरेक्शन चेंजेस। थर्ड में मैग्नीट्यूड एज वेल एज, तो फर्स्ट केस क्या है, फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड along direction of motion, along direction of motion, along direction of motion। Second case, force is applied perpendicular to direction of motion। Third case, force is applied at an angle to direction of motion, at an angle to direction of motion।
हाँ जी बच्चों, तो पहले मैंने इनके तीनों के रिजल्ट लिखे हैं, बाद में उसमें ऐड किया है डायरेक्शन ऑफ मोशन। बात क्लियर हो रही है? फर्स्ट केस में फोर्स इज अप्लाइड अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो उसका मैग्नीट्यूड अगर अलोंग है तो बढ़ जाएगा, अपोजिट है तो बल्कि वर्ड लगाना चाहिए नॉट अलोंग, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। दैट कैन बी फेवरिंग और अपोजिंग। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस मींस स्पीड की वैल्यू चेंज होगी सिर्फ। फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, यहां पर सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, यहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे। वही बात जो मैंने फोर्स के स्टार्टिंग में कही थी, उसको लाके सेकंड लॉ में मैंने फिर अप्लाई कर लिया अपने। तभी मैंने जब इंट्रोडक्शन टू फोर्स की बात की, वहां हर तरह की फोर्स बताई है। मैंने कहा था आपको यूज करूंगा इन सबको सिचुएशंस को, मैं एक एक करके सारी यूज करता चला जाऊंगा। तो कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? एनी डाउट टू इट? इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको? देख लो बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर? तो ये मैंने किए हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। को डाउट हो बच्चों इसके अंदर? चलें आगे, नेक्स्ट देखो बच्चों। अब अभी तक मैंने क्या पढ़ा लिया फोर्स का, अब सेकंड लॉ में मैंने, अभी चलो ये हो गया सारा, अभी देखते हैं सेकंड लॉ में मैंने क्या किया बच्चों। F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी किया है। F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी किया मैंने सेकंड लॉ के अंदर। क्या किया है? F प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी और F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू विद टाइम चेंज हो रही है और मोमेंटम की वैल्यू भी विद टाइम चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। मैंने क्या कहा है? F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, यही कहा बच्चों मैंने। इसका मतलब विद टाइम फोर्स भी चेंज हो रही है और मोमेंटम भी। तो मैंने एक तो ग्राफ प्लॉट किया, पीटी ग्राफ, मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट किया। सपोज मेरा मोमेंटम ऐसे चेंज हो रहा है। नाउ व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एट दिस मोमेंट? टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। व्हाट इज एट दिस मोमेंट? टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। Means tangent at any point on the PT curve give rate of change of momentum, and what is that? Means इस मूवमेंट के ऊपर जो इसकी वैल्यू आएगी स्लोप की, इतनी फोर्स लग रही है। यहां जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू फोर्स लग रही है। आर यू गेटिंग इट? अब फोर्स मेरी कम ज्यादा हो रही है, मान लो अगर फोर्स कम ज्यादा हो रही है, मैंने उस फोर्स की वेरिएशन प्लॉट कर ली, F वर्सेस T को प्लॉट कर लिया मैंने। अब एरिया अंडर F वर्सेस T मुझे क्या देगा? वो चेंज इन मोमेंटम दे देगा। चेंज इन मोमेंटम कि मान लो यहां मोमेंटम ये था, बड़ी यहां से व्हाट इज एफ डी टी चेक कर देते ना, यहां से एफ डी टी क्या आ जाएगा? डीपी आ जाएगा। तो दिस इज एफ डी टी, राइट। सपोज मेरा मोमेंटम जो है P1 से P2 चेंज हो रहा है, तो व्हाट इज दैट? P2 माइनस P2 इज इक्वल टू एफ डी टी आ जाएगा इन इंटीग्रेशन। तो एरिया अंडर द कर्व एफ डी टी क्या देगा? एफ ओ टी क्या देगा आपको? चेंज मोमेंटम दे देगा। तो ये सारा क्या देगा आपको? चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी मिल जाएगा आपको। तो ये बात समझ आ रही है आपको? ये दोनों ग्राफ आपके यूज होंगे कंसेप्चुअल्स में जाके आपके मल्टीपल चॉइस के अंदर कि व्हाट आई गेट फ्रॉम द पी वर्सेस टी ग्राफ, दैट इज डीपी बाई डी टी मींस फोर्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाट अंडर एफ टी ग्राफ आई गेट फ्रॉम हेयर, द एरिया अंडर एफ टी ग्राफ गिव्स मी द चेंज इन मोमेंटम। ये वहां यूज करूंगा मैं जब मुझे कंसेप्चुअल बनाने होंगे अपने, या जब मेरे पास कंपटीशन में आपके न्यूमेरिकल आएंगे नीट के अंदर या जेई मेन में, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल मिलते हैं मुझे, वो भी करेंगे अभी आगे जाके, वो भी करेंगे लास्ट में। तो ये बात समझ आ रही है बच्चों आपको? देख लो। तो ये सारा मेरे सेकंड लॉ के कॉन्सिक्वेंसेस थे, या मैंने सेकंड लॉ में जो भी मेरे ग्राफ वगैरह बनते थे मैंने सब अपने को प्लॉट कर लिए हैं। इसमें कोई डाउट हो बच्चों यहां तक आपको? ठीक हो गया बच्चों? अब मुझे नेक्स्ट करना है, मुझे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन करना है अभी, क्योंकि पहले तीनों लॉ पढ़ लेंगे, फिर और बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, अभी बहुत सारी चीजें। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है बच्चों मुझे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन मुझे क्या स्टडी करना है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है बच्चों मुझे। अब देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, टू एवरी एक्शन
देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि अगर कोई आप काम करोगे तो उसका रिएक्शन जरूर मिलेगा भाई। तो अगर आप कोई एक्शन करोगे तो उसका आपको रिएक्शन बहुत जरूरी मिलेगा, ये कहना चाह रहा है भाई। तो लो जी, पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं। कहते हैं कि मान लो दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। इसका नाम बॉडी ए है, इसका नाम बॉडी बी है, ठीक है। This is force on body A due to body B. This is force on body B due to body A. हालांकि होना क्या चाहिए, ये मेरे पास एक बॉडी A है और ये बॉडी B है, ये इसको अपनी ओर खींच रही है, ये अपनी ओर खींच रही है। सो दिस इज फोर्स ऑन बॉडी B ड्यू टू बॉडी A। तो लिखा उल्टा मैंने, लेकिन देख लो, चेक करो, उल्टा लिखा है मैंने क्या कहा है कि इधर को अट्रैक्शन फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू बॉडी ए है और इधर को लिखिए मैंने फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी है, लेकिन बनाई उल्टी है मैंने। देख लो, आपके सामने ही है, उल्टी बनाई है मैंने। देख लो बच्चों, उल्टी बनाई है। क्यों उल्टी बनाई है? छोटी छोटी बातें हैं। दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव होती है। अभी तो मैं शायद आपको इतने डिटेल में ना बता पाऊं, जब मैं वर्क पर एनर्जी का चैप्टर की बात करूंगा वहां आपको बिल्कुल खुल के बताऊंगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप ऐसे याद कर लो इसको, फॉर द टाइमिंग, कि दो चार्जेस हैं, अगर वो दोनों सेम नेचर के हैं तो क्या होगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी उसके अंदर। और अगर दोनों अपोजिट नेचर के हैं, सॉरी दोनों अगेंस्ट सेम के, तभी फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इनका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। इनका भी प्रोडक्ट पॉजिटिव था, इनका भी प्रोडक्ट पॉजिटिव था, यहां प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा सिर्फ, इसलिए मैंने उसको नेगेटिव सेंस में दिखाया है। छोटी छोटी बातें हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं ये प्रॉपर वे नहीं है, लेकिन ये वे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये क्यों नेगेटिव है, क्यों, ये मैं जाके बताऊंगा, वर्क पावर एनर्जी में जाके बताऊंगा आपको सारा। मैं अभी मतलब कोई यूज नहीं रहेगा उसको बताने का, क्योंकि वहां पे मैंने वर्क डन और वर्क ओब्टेन्ड की बात करनी है। एक नया वर्ड लगा दिया मैंने आज, वर्क ओब्टेन्ड। ये सुना नहीं होगा आपने, मतलब बहुत कम सुनते हैं बच्चे ये। मुझे वर्क डन और वर्क ओब्टेन्ड की बात करनी है। तो पहली बात तो क्लियर कर दिया मैंने, ये क्यों लगाई डायरेक्शन उल्टी? बिकॉज अट्रैक्टिव जो फोर्स है दैट इज ऑलवेज, रिपल्सिव फोर्स जो है वो आपकी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा क्या होती है बेटा? नेगेटिव होती है। चलो जी, मान लेते हैं ये जो बॉडीज हैं ए और बी जो है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम की बनी हुई हैं, ठीक है। अब जो आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम होता है जिसके ऊपर कोई फोर्स काम नहीं करती, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्सेस हैं, ये तो इंटरनल फोर्सेस हैं। सपोज दीज फोर्सेस आर एक्टिंग फॉर स्मॉल टाइम डेल्टा टी के लिए काम कर रही हैं। तो अगर ये टाइम स्मॉल टाइम डेल्टा टी के लिए काम करेंगी, तो अभी मैंने पीछे ही पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़कर आता हूं मैं, व्हाट इज डीपी एफ डी टी पढ़कर आया हूं। तो मींस मोमेंटम चेंज होगा। सपोज चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी डेल्टा पी वन, दैट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, क्योंकि फर्स्ट बॉडी मैंने ए का हुआ है। एंड मान लेते हैं कि डेल्टा पी टू जो है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी है, मान लेते हैं बच्चों जी। ठीक हो गया? कोई डाउट हो यहां तक? मैंने कहा है दो बॉडीज हैं ए और बी, और ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड मींस बाहर से कोई काम नहीं कर रही इसके ऊपर फोर्स। जो भी फोर्सेज हैं ये इंटरनल फोर्सेज हैं। एक बॉडी, टू बॉडीज हैं ए और बी, दोनों जो है आइसोलेटेड सिस्टम का पार्ट है। उनके ऊपर फोर्सेस एफ ए बी और एफ बी ए काम कर रही हैं। उनके मैंने कहा मोमेंटम, सपोज डेल्टा पी वन एक का चेंज हो रहा है, डेल्टा पी टू दूसरी का चेंज हो रहा है। व्हाट इज टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम? टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा बच्चों जी? वो डेल्टा पी वन प्लस डेल्टा पी टू, क्योंकि मैंने ये कहा है कि मान लो ये फोर्सेस थोड़े से टाइम के लिए काम कर रही हैं, तो एफ इंटू डी टी चेंज इन मोमेंटम, ये आ जाएगा सिस्टम का। इट शुड बी जीरो, क्योंकि मैं कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहा।
तो व्हाट इज डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2, और डेल्टा P1 बाई डेल्टा टी ऐसे कर देते हैं अब हम, डेल्टा P1 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 बाई डेल्टा टी इन द लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो। ये मैंने सारे पढ़े हैं कहाँ पर भला, जब मैं एवरेज को इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करता था। तो ये dP1 बाई dt इज इक्वल टू माइनस dP2 बाई dt आ जाएगा बच्चों। व्हाट इज dP1 बाई dt, फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी A, ये रही FAB, यही लिखता हूँ इसकी, चलो यहाँ लेता हूँ उठा के इसको। तो FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? दिस इज माई डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ। हाँ जी बच्चों जी, कोई डाउट हो इसके अंदर? देख लो, बिल्कुल सिंपल लगाया मैंने, सारा जो पीछे पढ़ा अभी तक, फर्स्ट लॉ में पढ़ा, सेकंड लॉ में पढ़ा, वो सारा मैंने यहाँ लाके चिपका दिया ला के मैंने चिपका दिया अपना ये। तो कोई डाउट हो देख लो बच्चों जी। थर्ड लॉ में कोई डाउट हो आपको? थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कोई डाउट हो बच्चों आपको? थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे, आगे देखो बच्चों, यहां से फिर एक चीज और मुझे क्लियर होगी कि टू एवरी एक्शन, रिएक्शन हुआ तो ये रिएक्शन आ गया, लेकिन अब थर्ड लॉ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं भाई? देख लो बच्चे, हो गए यहां तक, इसको कॉपी कर सकते हो, अगर पेन डाउन करना है पेन डाउन कर सकते हो। थर्ड लॉ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं भाई, वो भी देख लेते हैं साथ साथ। थर्ड लॉ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं भाई, वो भी देख लेते हैं। पहली बात तो क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्ड लॉ। मैंने क्या कहा अभी, ये दो बॉडीज थी, ये एक्शन था तो ये रिएक्शन था। एक्शन इस पे काम कर रहा तो रिएक्शन दूसरी पे काम कर रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्ट्स ऑन, क्या कह रहा हूं भाई मैं, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, राइट बच्चों, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। सेकेंड थिंग, यहां से एक और मुझे कंक्लूजन मिल रहा है दैट, हाँ जी क्या मिल रहा है, शाबाश, मैंने कहा एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। अब ये एक्शन रिएक्शन अपने आप आई थी, तो फोर्सेस इन नेचर जो अपने आप जनरेट होंगी, अकर इन पेयर्स, कि अगर आप एक्शन होगा तो वहां पे रिएक्शन भी होगा, अकर इन पेयर्स। फोर्सेस इन नेचर अकर्स इन पेयर्स, ठीक हो गया। और ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आपकी बॉडी भले ही रेस्ट पे है या मुझे दो हर जगह लगेंगी। नंबर 3, वेदर बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, ठीक है। एक्शन रिएक्शन एक्ट्स, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर देयर, मतलब आपकी बॉडी मोशन में हो या रेस्ट में हो, ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस तो काम करेंगी ही करेंगी। और ये भी कह सकते थे इट इज एप्लीकेबल वेदर द बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ये दोनों जगह चलेंगी। ये हर टाइप की फोर्सेस में चलेंगी, मैग्नेटिक फोर्सेस में भी चलेंगी। एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, जो एक्शन रिएक्शन वाली बात है, ये एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस मींस मैग्नेटिक फोर्स में भी होगा एक्शन रिएक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी होंगे एक्शन रिएक्शन, सब में होंगे भाई ये, ठीक है। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर कि जो आपके एक्शन रिएक्शन पेयर हैं ये मैग्नेटिक फोर्सेस में भी होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में भी होंगे, हर तरह की फोर्स, मैकेनिकल की तो मैं बात कर ही रहा हूँ सारी, यहाँ पे पढ़ी उसके रहा हूँ सारा मैं, उसमें भी काम करेंगे, ठीक हो गया बच्चों। और क्या कह सकते हैं इसके अंदर? अब मुझे थोड़ा सा इसको, इसके भी एग्जाम्पल पढ़ने हैं मुझे भी, कैसे इसको इलस्ट्रेट करें, कैसे बताएं आपको हम। देख लो बच्चों, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। नंबर 2, फोर्सेज इन नेचर, जो फोर्सेज जनरेट होंगी वो पेयर में होंगी। वेदर बॉडी इज इन स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, एक्शन रिएक्शन फोर्सेज आर देयर।
एप्लीकेबल टू नॉट इन टू ऑल टाइप ऑफ फोर्सेज। ये जो एक्शन रिएक्शन की बात है ये हर टाइप की फोर्सेज में चलेंगी। फॉर एग्जांपल आप मैग्नेटिक फोर्सेज की बात कर लोगे, वहां पर भी एक्शन रिएक्शन होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करोगे, वहां पर भी एक्शन रिएक्शन फोर्सेज होंगे। तो सब जगह होंगे। ठीक है बच्चों, अब मुझे कुछ इसकी एप्लीकेशन बतानी है, एक या दो आपको, ताकि थोड़ा सा आगे चल सके हम। चले आगे बेटा जी, देखो लो बच्चों आगे देखो। नेक्स्ट है, जब आप स्विमिंग करते हो, आप क्या करते हो, अपने हाथों से पानी को पीछे को पुश करते हो, ऐसे ऐसे करते हो। मींस आप एक्शन कर रहे हो, वाटर आपको रिएक्शन दे रहा है। तो क्या करते हो आप ड्यूरिंग स्विमिंग? हाँ जी बच्चों, क्या करते हो आप? तो मैंने क्या कहा, ऐसे पीछे को पुश करते हो। अ स्विमर pushes the water बैकवर्ड, पीछे को पुश करता है भाई, वो मीन्स वो एक्शन कर रहा भाई। एंड वाटर इन टर्न्स गिव्स रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एंड मैन स्विम्स, तो मैन क्या करता है, फिर वो तैरना शुरू कर देता है उसकी वजह से। यही होता है बच्चों, देख लो, चेक कर लो। जब हम चलते हैं तो अपने पांव से प्रेस से पीछे करते हैं अर्थ को, ऐसे। ये सेकंड एग्जांपल मेरे पास वॉकिंग का है। वॉकिंग, ये आदमी जब चलता है तो अपने टो से अर्थ को पीछे को पुश करता है। अर्थ उसको एक रिएक्शन देती है आगे को, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। उसका एक कंपोनेंट बन जाता है आर कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट बन जाएगा ऊपर को आर साइन थीटा। जो कंपोनेंट आर साइन थीटा है वो तो मैन के वेट को बैलेंस करता है, और ये आगे चलने में मदद करता है आपकी। तो आपने ये एक्शन किया, रिएक्शन हुआ, उसके दो कंपोनेंट बने, इसने वेट को बैलेंस किया, इसने आगे चलने में मदद की। वाइल वॉकिंग, a person pushes the ground in backward direction with his feet। ठीक है ना, क्या हो गया ये, with his feet। ये क्या हो गया बच्चों जी, एक्शन हो गया, एक्शन। राइट, द अर्थ, या फ्लोरे की बात है, द अर्थ इन टर्न, हाँ जी क्या करेगी, पुशेस द फीट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ब्रैकेट में आ जाएगा रिएक्शन। ठीक है, the horizontal component of reaction helps in moving forward and vertical component balances the weight of body। तो क्या लिखा मैंने, pushes the feet in forward direction। the ऊपर लिख देता हूं, या इसको यहां लिखता हूं, यहां पे the H component of reaction helps in moving forward and V component means vertical component balances weight of man या weight of person। तभी तो कारण होता है कि जगह अगर आप चल रहे हो और रास्ते में सैंड आ जाए, ठीक है, तो सैंड पे चलना मुश्किल होता है। क्यों? जब आप अपने पांव से प्रेस करते हो सैंड को, सैंडी पाथ को, तो सैंडी पाथ में आपका पांव नीचे धंस जाता है, उसको यील्डिंग बोलते हैं। तो जो फोर्स लगाई वो कुछ तो सैंड को दबाने में लग गई, मींस एक्शन कम हुआ, नीचे रिएक्शन कम मिलेगा। तो ये दोनों कम मिलेंगे तो आपका चलना मुश्किल हो जाता है वहां पर, इसीलिए। ठीक है बच्चों,
यही कारण है कि सैंडी पाथ पे चलना मुश्किल होता है कि जब आप चलते हो अपने पाँव से प्रेस करते हो, जब प्रेस करते हो तो सैंड साइडों में हट जाता है वहां से, मींस जो आपने फोर्स लगाई वो कुछ उसको साइडों में हटाने में लग गई, तो आपका एक्शन अर्थ पे कम पहुंचा, आपको रिएक्शन कम मिला, ये भी कम बना, ये भी कम बना, तो आगे चलना भी मुश्किल है और बैलेंस करना भी मुश्किल है उस रात के ऊपर। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? नेक्स्ट देखते हैं। ठीक हो गया बच्चों? थर्ड, मान लो आपने एक बुक रखी हुई है टेबल के ऊपर, उस पर कैसे करेंगे एक्शन रिएक्शन काम कैसे करेंगे, वो कंपोनेंट मुझे बनाने हैं, उसकी डायरेक्शन बनानी है मुझे। लो जी, थर्ड क्या है मेरे पास कि मेरे पास एक बुक है, बुक जो है टेबल पे पड़ी हुई है, उसके मुझे कंपोनेंट बनाने भी, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस कैसे काम करेंगी। ए बुक प्लेस्ड ऑन टेबल, ठीक है, एक्सर्ट फोर्स ऑन टेबल, ये क्या हो जाएगा? एक्शन हो जाएगा। द टेबल इन टर्न्स गिव equal and opposite force, equal and opposite force to the book, ये क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा। अब मुझे इसको बनाना सीखना है, कहना तो बहुत आसान है, बहुत इजीली कह दिया मैंने, सबको पता होता है, बनाना है मुझे अब इसको। लो जी, ये एक बुक है और नीचे एक ये टेबल पड़ा हुआ है, दिस इज माई टेबल, ये टेबल का टॉप है, दिस इज माई टेबल, ये टेबल टॉप है, राइट। अब जब भी आपने ये बनानी है तो इसको ध्यान से सुनना कैसे बनाना है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, लेकिन क्या करना है अगर मुझे चीजों को समझना है। नॉर्मली हम ये करते हैं बच्चों, ये टेबल बनाया, इसका वेट mg नीचे बनाया और ये r रिएक्शन ऊपर को बना दी और काम खत्म हो गया, ये एक्शन है रिएक्शन बता दिया, बस यही तक ठीक है। ये अगर ये मेरा बस बेसिक टेक्स्ट तक ठीक है, लेकिन अगर मुझे आगे चलना है, कंपटीशन में भागना आगे, तो ये कुछ नहीं है। ये मतलब आई वोंट यूज द वर्ड गलत है, मतलब ये तरीका ठीक नहीं है समझाने का। तरीका क्या है? ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, इसको बुक को अलग से यहां बनाऊंगा। पहले ये बुक बना ली मैंने, टेबल को नीचे अलग कर दूंगा इससे, ये टेबल बना दिया मैंने। इसकी एक वेट नीचे mg काम करता है, mg काम करेगा। अब ये mg क्यों काम कर रहा है? इसको नीचे अर्थ अटैक्ट कर रही है, इसलिए काम कर रहा है। तो जैसे टेबल के टच में आएगा ये, ठीक है, तो टेबल के ऊपर ये एक्शन करेगा एक n और टेबल इसको देगा रिएक्शन, ये होगा जी। ठीक है जी, इज इट क्लियर? ये बनेगा यहां पर। अब इसको बनाओ, ये है वो बेसिकली mg नीचे बना रखा है और ये n ऊपर। ये बुक के दोनों हैं, ये भी दिखाना बहुत जरूरी है। ये दो में तो चलो चल जाता है, अभी हम बना देते हैं। अगर बॉडी के ऊपर बॉडी प्लेस करिए तो कैसे बनाऊंगा मैं उसको, फिर वहां मेरे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। वहां जब तक मुझे ये क्लैरिटी नहीं होगी मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अब फिर देखो, अगर दो बॉडी रखी हुई है मैंने, अब इसको रब कर रहा हूं, ये मेरा मतलब कि नहीं, अब तो मेरे दो बॉडीज हैं। एक ये छोटी बॉडी है रखी हुई है बड़ी बॉडी के ऊपर और नीचे टेबल है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जी मिस इसकी। अब कैसे बनती है वो? कुछ नहीं करना आपने, इनको अलग अलग बना लो पहले। ये अलग अलग बन गई सारी चीजें, नीचे टेबल बना लो अपना, ये टेबल बन गया। ये जो भी ग्राउंड जो भी है, इसका वेट स्मॉल m1g चलो नीचे काम करेगा। इसने इसके ऊपर एक n1 दिया, इसने इसको n1 दे दिया, यही वाली बात होगी। अब इसका अपना m2g नीचे काम कर रहा है, ठीक है जी। इसने इसको क्या दिया? n2 दिया, इसने इसको n2 दिया। ऊपर वाली तो ठीक बनेगी, नीचे वाली को ध्यान से देखो। अब नीचे वाली को ध्यान से देखो तो ऊपर वाली में क्या हो गया? ऊपर वाली बॉडी में यहां बना रहा हूं फिर दोबारा, उसमें तो एक mg नीचे बन गया बच्चों, m1g, और आपका n1 ऊपर बन गया। जो दूसरी बॉडी थी उसमें ध्यान से देखो क्या बन रहा है जी। नीचे को क्या क्या बन रहा है? एक तो m2g बन रहा है और एक नीचे को n1 बन रहा है और ऊपर को सिर्फ एक बन रहा है, दैट इज n2। अगर मैं ऐसे बनाना नहीं सीखूंगा तो ये n1 को नीचे लेके नहीं जा सकता। फिर मैं जो n1 को नीचे लेकर आया हूं, तो मुझे ऐसे सीखना फ्री बॉडी डायग्राम बनाने। एक दफे मुझे ऐसे बनानी आ गई, फिर कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ।
देख लो बच्चों, एक वर्ड लगा दिया फ्री बॉडी डायग्राम। अभी तो जस्ट मैंने यहाँ कह के छोड़ दिया एफबीडी, इसके ऊपर पूरा टॉपिक है मेरे पास, पूरा न्यूमेरिकल करूंगा मैं इसके सारे एफबीडी के ऊपर अभी आगे जाके। अभी मैं क्या कर रहा हूं, पहले लॉज ऑफ मोशन को पढ़ रहा हूं मैं। अभी मुझे इंपल्स को डिस्कस करना है, वहां से इंपल्सिव फोर्स निकालनी है, मुझे इंपल्सिव टेंशन निकालनी, सारे काम करने हैं मुझे। फिर मुझे अभी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को पढ़ना है, उसके न्यूमेरिकल करने हैं मुझे, अभी बहुत काम करना है मुझे। मुझे पुली के कनेक्टेड मोशन की बात करनी है, मुझे अपरेंट वेट ने लिफ्ट की बात, सूडो फोर्स की बात करनी है, मुझे कनेक्टेड मोशन के अंदर कंस्ट्रेंट्स की बात करनी है, सारी बात करनी है अभी मुझे, सारी बातें करनी है। फिर मुझे वेरिएबल मास की बात करनी है, रॉकेट प्रोपोर्शन का आर्टिकल आपके सिलेबस में वो सिंपल दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले मुझे वेरिएशन मास की इक्वेशन मोशन क्या बनेगी उसकी बात करनी है। तो काम बहुत है इस चैप्टर में करने के लिए, सो मेनी थिंग्स टू डू नाउ। अभी तो बहुत चीजें पढ़ी हैं, अभी तो जस्ट चैप्टर शुरू हुआ मेरा, अभी तो मैं बेसिक चीजें पढ़ रहा हूं पहले, लेकिन बेसिक में भी मैं उन चीजों को अपना थॉरली अंडरस्टैंड करता चला जा रहा हूं जो मेरी आगे जाके चीजें एडवांस हो जाएंगी। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? ब्लॉक प्ले ए बुक प्लेस्ड ऑन ए टेबल, तो मैंने बड़े सिंपली कह दिया कि फोर्स लगाएगी, फोर्स से रिएक्शन मिलेगा, लेकिन वो फोर्स कैसे लगाएगी वो मुझे अंडरस्टैंड करना है। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? देख लो, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? नेक्स्ट देखो, एक आपकी बड़ी मतलब जेन्युइन सी लिखा हुआ आपकी बुक में, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। ये ठीक हो गया बच्चों? चलें आगे देख लो। नेक्स्ट है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, ये भी आपकी न्यूटन थर्ड लॉ को डिपिक्ट करती है या एक्सप्लेन करती है, एक ही बात है। उसमें क्या है, एक कार्ट है, ये एक कार्ट है, ठीक है बच्चों, ये कार्ट के व्हील बने हुए हैं, ये व्हील बने हुए हैं कार्ट के, ये कनेक्टिंग आर्म है, ये हॉर्स है आपका। हॉर्स का वेट mg नीचे काम करेगा, स्मॉल mg, ये रिएक्शन r ऊपर चला जाएगा। कार्ट का वेट कैपिटल mg नीचे काम करेगा, इसका रिएक्शन ऊपर चला जाएगा, इसको r1 इसको r2 मान लेते हैं। ये इधर को आगे खींचेगा, इसको पीछे, सब कुछ तो बैलेंस हो गया, फिर चलेगी कैसे ये जो हॉर्स है अपने पांव से अर्थ को पीछे को क्या करेगा, पुश करेगा, अर्थ इसको एक रिएक्शन देगा, इसका एक कंपोनेंट क्या बन जाएगा, r cos थीटा, जैसे हम चलते बताते थे, एक कंपोनेंट क्या बनेगा, r sin थीटा। कंपोनेंट r cos थीटा हॉर्स को आगे, इस कार्ट को आगे खींच लेगा अगर ये r cos थीटा कंपोनेंट मेरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा है। फ्रिक्शन भी होता है थोड़ा सा, वो आगे जाके जब पढ़ेंगे हम, लेकिन चलो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो बॉडी पड़ी हुई है इसके फ्रिक्शन से बड़ी होनी चाहिए ये फोर्स। तो इसका मतलब ये बैलेंस हो रही है, ये r2 और mg बैलेंस हो रहा है, ये t से t बैलेंस। तो जो हॉर्स ने अपने इस h ने जो पीछे को अपनी फोर्स लगाई है, एक अपने दम पे अपने पांव से फोर्स लगाई है, उसकी वजह से सिर्फ ये आगे चलता है। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट हो? कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? तो मैंने आपका बच्चों आज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किया है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन किया है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन किया है, और मैं फिर कह रहा हूं ये मैंने सिंपल लॉ किए हैं। जहां जहां पर जो चीज मुझे चाहिए थी मैं उसको स्टैंडर्ड शेप में बनाता चला गया हूं। अब मैंने बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, अभी सूडो फोर्स की बात करनी है मुझे, ठीक है जी, इंपल्स की बात करनी है मुझे, इंपल्स में इंपल्सिव फोर्स की बात करनी है, इंपल्सिव टेंशन की बात करनी है। ये सारे कंपटीशन के टॉपिक बन जाएंगे धीरे धीरे आगे जाके आपके। फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करनी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी मेरा एक एक टॉपिक एक एक लेक्चर लग जाए उसके अंदर, हो सकता है मोर देन दैट, ठीक है जी। उसके बाद बात करनी है फ्री बॉडी डायग्राम की बात प्रॉपर ढंग से करनी है, कनेक्टेड मोशन की बात करनी है, उसके बाद कंस्ट्रेंट्स की बात करनी है। ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 ये टॉपिक सारे भी डिस्कस करने हैं हमें, तो मिनिमम 7 लेक्चर तो लगेंगे कम से कम, तभी ये सारा काम करना है। लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन तो अलग है, अभी ये सारा काम मुझे लॉज ऑफ मोशन में करना है। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करूंगा, एक एक करके सारी डिस्कस करूंगा, एक एक करके सारी डिस्कस करूंगा। तो ठीक है बच्चों, यहां तो कोई डाउट हो आपको तो आप देख सकते हो। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने आपके तीनों लॉ पढ़ दिए आज, आपके तीनों लॉ बता दिए आपको मैंने, ऑल द 3 लॉ, ये सारी चीजें बता दी हैं, लॉ बता दिए सारे आपको, सब कुछ मैंने बता दिया इसके अंदर आपको।
अब मैंने कहा कि ये टॉपिक मेरे रहते हैं, अभी ये टॉपिक मेरे रह गए हैं, इनको मुझे आपसे क्या करना है, डिस्कस करना है। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? ठीक है, चलो बेटा, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।